2025 अपने अंतिम चरण में है। कई मायने में अपवादों भरा ये साल अब उत्तर भारत में सर्दियों की चादर ओढ़ना शुरू कर चुका है। ऐसे में दक्षिण भारत ने भी चर्चाओं के बाजार में दस्तक दे दी है। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर यानी आरसीबी चर्चा में है। वैसे साल जो भी हो, पर आईपीएल की सबसे चर्चित फ्रेंचाइजीज में सबसे ऊपर नाम आरसीबी का ही रहता है। पर इस बार चर्चा का कारण काफी दिलचस्प है। खबर है कि इस बार टीम का मालिकाना हक बेचा जा रहा है। वैसे आईपीएल में खिलाड़ियों का नीलाम होना आम है, पर इस बार खिलाड़ी नहीं बल्कि फ्रेंचाइजी ही बिकने जा रही है। चलिए समझते हैं पूरा मामला क्या है। भाइयों बहनों, चलिए शुरू करते हैं बकैती बिना किसी देर के। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रज्वल और आपका स्वागत है द बकैती अड्डा पर। कहा जाता है कि आरसीबियंस के खून में आरबीसी नहीं बल्कि आरसीबी बहता है। आरसीबी जो कि खेलों के चरमपंथी शहर यानी बेंगलोर स्थित फ्रेंचाइजी है और आईपीएल के इनॉग्रल सेशन से आज तक की सबसे लोकप्रिय सबसे चर्चित टीम है। हो भी क्यों ना, जिस टीम के पास क्रिकेट जगत का सबसे बड़ा आइकन विराट कोहली हो, जिस टीम के पूर्व खिलाड़ियों की सूची में यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल और मिस्टर 360 डिग्री एबी डिविलियर्स हों, उसका लोकप्रिय होना स्वाभाविक है। चलिए इतिहास के पन्ने खंगालते हैं और समझते हैं कि ये टीम आखिर आईपीएल की सबसे अलग टीम क्यों है। साल 2007 महीना सितंबर का बीसीसीआई एक घरेलू टी20 टूर्नामेंट कराने की घोषणा करती है, जिसका नाम था आईपीएल यानी इंडियन प्रीमियर लीग। टी20 क्रिकेट की दुनिया में पैदा हो चुका था और तमाम आलोचनाओं के बीच अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहा था। अगले साल यानी जनवरी 2008 को मुंबई में टीमों की बिक्री होती है। 8 शहरों के नाम पर 8 टीमें बननी थी। बेंगलोर शहर भी उनमें से एक था। देश के सबसे चर्चित शराब कारोबारी विजय माल्या, जो खुद बेंगलोर के थे, उन्हें आईपीएल टीम खरीदने की दिलचस्पी थी। बोली लगी और माल्या ने 111.6 मिलियन यूएस डॉलर यानी लगभग 464 करोड़ रुपए में बेंगलोर फ्रेंचाइजी अपने नाम की। ये तब की दूसरी सबसे बड़ी बोली थी। टीम में ड्रेविड, कैलिस, पीटरसन जैसे बड़े खिलाड़ी थे, पर एक और युवा खिलाड़ी जिसने आगे चलकर आरसीबी को इतना बड़ा ब्रांड बनाया, वो भी इस टीम में था। एक युवा खिलाड़ी जिसकी घरेलू क्रिकेट में बड़ी चर्चा थी। चर्चा इसलिए क्योंकि उसकी कप्तानी में भारतीय अंडर 19 टीम ने वर्ल्ड कप जीता था। खिलाड़ी का नाम था विराट कोहली। हालांकि शुरू में विराट और टीम इतने प्रभावी नहीं रहे, पर अगले 2 साल टीम ने लगातार प्लेऑफ तक का सफर तय किया और खिलाड़ी के तौर पर चीकू का कद भी बढ़ता गया। इतना बढ़ा कि आगे चलकर वो टीम के पोस्टर बॉय बन गए। सीनियर्स के जाने के बाद टीम की कप्तानी भी मिली और टीम कई बार प्लेऑफ तक पहुंची, पर दुर्भाग्यवश टीम उनकी कप्तानी में आईपीएल खिताब अपने नाम ना कर सकी। टीम 2008 से 2024 तक ट्रॉफी तो नहीं जीत सकी, पर उसका फैन बेस हर साल बढ़ता गया। इस टीम को विजय माल्या ने अपना शराब, एयरलाइंस और अन्य व्यापारों का प्रचार करने के लिए खरीदा था। टीम का नाम उनकी कंपनी के 2 लिकर ब्रांड मैकडॉवल्स नंबर 1 और रॉयल चैलेंजर्स में से किसी एक नाम पर रखना था, जो कि बाद में रॉयल चैलेंजर्स पड़ा। टीम की पहली ब्रांड एम्बेसडर तब की बॉलीवुड की नंबर 1 हीरोइन कैटरीना कैफ हो या फिर माल्या के बेटे सिद्धार्थ की तब की गर्लफ्रेंड दीपिका पादुकोण, आरसीबी आईपीएल की सबसे ग्लैमरस और सबसे सेंसेशनल फ्रेंचाइजी थी। अब समझते हैं आरसीबी की ओनरशिप के बारे में, जिसे लेकर तमाम गलतफहमी और उत्सुकता बनी रहती है। यूनाइटेड स्पिरिट लिमिटेड, जिसे संक्षिप्त में यूएसएल भी कहते हैं, भारतीय मूल की एक मादक पेय पदार्थ यानी अल्कोहलिक बेवरेजेस की कंपनी है, जिसका हेड ऑफिस बैंगलोर के यूनाइटेड ब्रीवरीज टावर यानी यूबी टावर में स्थित है। आरसीबी का मालिकाना हक इसी संस्था के पास है। अब चलिए समझते हैं इस कंपनी के इतिहास को। 1826 में एक स्कॉटिश कारोबारी आंगस मैकडॉवल इंडिया आते हैं और चेन्नई में एक लिकर और टोबैको इंपोर्ट की कंपनी की स्थापना करते हैं। नाम था मैकडॉवल्स एंड कंपनी लिमिटेड। 1951 में एक भारतीय कंपनी यूनाइटेड ब्रीवरीज ग्रुप यानी यूबी ग्रुप के मालिक विट्ठल माल्या मैकडॉवल्स एंड कंपनी को खरीद लेते हैं। साल 1973 में विट्ठल माल्या के बेटे यानी विजय माल्या इस कंपनी के डायरेक्टर नियुक्त किए जाते हैं और 1987 में कंपनी का हेडक्वार्टर चेन्नई से बैंगलोर स्थानांतरित कर दिया जाता है। ठीक 12 साल बाद यानी 1999 में ये कंपनी कुछ अन्य शराब आधारित कंपनीज एक्वायर करती है और इसका नाम परिवर्तित करके मैकडॉवल स्पिरिट लिमिटेड रख दिया जाता है। 2006 में 9 और कंपनीज मैकडॉवल स्पिरिट के साथ
मर्ज होती हैं और कंपनी का नाम फिर बदला जाता है। नाम था यूनाइटेड स्पिरिट लिमिटेड यानी यूएसएल। 2008 में विजय माल्या जो इस कंपनी के तब के चेयरमैन थे, उन्होंने 464 करोड़ रुपए में आईपीएल की टीम खरीदी थी। नाम दिया रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। रॉयल चैलेंज जो उनकी एक विस्की ब्रांड का नाम था। 2014 में ब्रिटिश कंपनी डायाजियो ने यूएसएल के 54.8% शेयर एक्वायर कर लिए, जिसका मतलब था कि डायाजियो यूएसएल का मेजर शेयर होल्डर बन जाता है और साथ ही साथ यूएसएल डायाजियो की सब्सिडरी कंपनी बन जाती है। डायाजियो जो कि लंदन बेस्ड मल्टीनेशनल संस्था है और मुख्यतः शराब का कारोबार करती है। साल 2015 में विजय माल्या पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद कंपनी के बोर्ड मेंबर्स ने उन्हें कंपनी के सभी पदों से इस्तीफा देने की मांग कर दी। एक साल बाद यानी 2016 को विजय माल्या खुद इस कंपनी और उससे जुड़े हर कारोबार से अलग कर देते हैं, जिसके बदले में उन्हें लगभग 515 करोड़ रुपए का मुआवजा मिलता है। माल्या के जाने के बाद कंपनी अपना चेयरमैन महेंद्र कुमार शर्मा को बना देती है। चूंकि यूएसएल डायाजियो की सहायक कंपनी है, तो वर्तमान में आरसीबी का मालिक है डायाजियो। अब आते हैं आरसीबी और क्रिकेट पर। साल 2025 में 18 साल के लंबे इंतजार के बाद टीम 3 जून को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आईपीएल चैंपियन बनती है। फाइनल की जीत के अगले दिन यानी तारीख 4 महीना जून का और साल 2025 टीम बैंगलोर यानी अपने होम टाउन लौटेगी अपनी विक्ट्री को अपने फैंस के साथ सेलिब्रेट करने के लिए। इस जीत के बाद आरसीबीएंस या कहें आरसीबी समर्थकों में जीत का जश्न मनाने का भूत सर पर सवार हो जाता है। ऐसे में उस दिन लगा कि बैंगलोर जो कि हमारे देश का सिलिकॉन वैली है, ने अपनी सारी समस्याओं को भुला दिया हो। लगा जैसे देश की साइंस कैपिटल की सारी दिक्कतों का हल ये आईपीएल ट्रॉफी ही था। आरसीबी की तरफ से कार्यक्रम का ब्यौरा दिया जाता है। कार्यक्रम था तकरीबन 1:30 बजे एयरपोर्ट से उतरकर टीम सीएम से मिलने विधानसभा जाएगी। विधानसभा का कार्यक्रम 4 से 5 बजे का रखा जाता है और फिर 5 बजे वहां से स्टेडियम तक विक्ट्री परेड होगी। कर्नाटका की सरकार के नेताजी लोगों में भी टीम के शानदार स्वागत का जबरदस्त होड़ थी, मानो आरसीबी की जीत उनकी ही देन हो। नेताजी लोग अपने परिवार और रिश्तेदारों की भारी भरकम फौज लेकर टीम के साथ सेल्फी लेने के लिए उतावले थे। अफवाह ये भी थी कि कर्नाटका पुलिस ने नेताजी और टीम दोनों को विक्ट्री परेड ना करने का सुझाव दिया था, पर सीएम हो या डिप्टी सीएम, सबको अपना पीआर कराने की जिद थी और आरसीबी के मैनेजमेंट के लिए भी अपनी ब्रांड वैल्यू बढ़ाने का ये एक शानदार अवसर इतना शानदार था कि डीएनए एंटरटेनमेंट की तरफ से, जो कि आरसीबी का इवेंट मैनेज करती है, ने स्टेडियम और प्रशासन से किसी भी प्रोग्राम की अनुमति लेना तक सही नहीं समझा। इस ऐतिहासिक सेलिब्रेशन में सुरक्षा पैमाने को ताक पर रखने के लिए हर किसी ने सहयोग करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सहयोग क्रिकेट प्रेमियों का भी भरपूर था। वैसे भी कर्नाटका देश के सिविक सेंस इंडेक्स में 19वें नंबर वाला प्रदेश है, तो आरसीबी समर्थकों ने अपने नागरिक भावना यानी सिविक सेंस का सबसे अच्छा उदाहरण पेश करने के लिए वही दिन चुना और इसके साथ ही अव्यवस्था फैलाने में सरकार और प्रशासन का पूरा सहयोग किया। जश्न का माहौल कब मातम में बदल गया पता ही नहीं चला। कर्नाटका विधानसभा, जिसे कन्नड़ भाषा में विधान सौदा कहते हैं, उसकी दूरी एम चिन्नास्वामी स्टेडियम से लगभग 1.8 किलोमीटर है। हमारे देश में मजहब कहे जाने वाले क्रिकेट का जश्न मनाने के लिए उम्मीद से ज्यादा भीड़ कर्नाटक विधानसभा और स्टेडियम के बाहर जमा हो जाती है। भीड़ बेकाबू हो रही थी, सुरक्षा बल सहमा हुआ था। ऐसे में अचानक टीम की तरफ से सोशल मीडिया पर खबर फैलती है स्टेडियम में घुसने के लिए फ्री पासेस के वितरण को लेकर। भीड़ में अफरा तफरी मच गई। फैंस स्टेडियम की दीवार लांघने का प्रयास करने लगे। बेकाबू हुई भीड़ को देख प्रशासन ने आपा खो दिया। ऐसे में वो हुआ जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। लाखों की तादाद में आए लोगों के बीच भगदड़। ये देश, क्रिकेट और आईपीएल का एक काला दिन था। अफरा तफरी और भगदड़ के बीच कई लोग कुचल दिए गए। 11 लोगों की मौत और 56 गंभीर रूप से घायल, ये सरकारी आंकड़ा है।
पर सच इससे भी ज्यादा भयावह था। बाद में पता चला कि आरसीबी मैनेजमेंट ने ऐसे किसी प्रोग्राम को कराने की परमिशन नहीं ली थी। इसके बाद शुरू होता है आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला। आरसीबी और डीएनए एंटरटेनमेंट के पदाधिकारियों की गिरफ्तारी, पुलिस अधिकारी बर्खास्त किए जाते हैं और सरकार सारा दोष पुलिस, आरसीबी और डीएनए मैनेजमेंट पर डाल देती है। हालांकि ये मामला देश के अन्य मामलों की तरह न्यायालय में लंबित है और फैसला कब और क्या होगा ये केवल मृतकों की आत्मा को ही पता होगी। इस घटना का सबसे अधिक असर उस भगदड़ में घायल और मृतकों के परिजनों पर पड़ा, पर साथ ही साथ आरसीबी मालिकों को भी इसके परिणाम झेलने पड़े। परिणाम था टीम की ब्रांड वैल्यू पर विपरीत प्रभाव। अक्टूबर के मध्य में टीम से जुड़ी एक और खबर आती है। खबर थी विराट कोहली का कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू ना करना। इससे अटकलें लगती है कि शायद विराट अब आरसीबी से अपना रिश्ता तोड़ सकते हैं। इन सबके बीच टीम की ओनरशिप को बेचने की खबर आना एक दिलचस्प मोड़ है। अब इसके पीछे की वजह जान लेते हैं। यूएसएल और डायाजियो ने अपनी ऑफिशियल फाइलिंग में ये कहा कि चूंकि उनका मुख्य कारोबार शराब और मादक पदार्थ है और कंपनी का सीधा तौर पर खेल से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए आरसीबी को बेचने पर विचार हो रहा है। वहीं कंपनी के एमडी और सीईओ प्रवीण सोमेश्वर ने इस फैसले के पीछे का कारण कंपनी का सस्टेनेबल डेवलपमेंट बताया है। दूसरी तरफ मादक पदार्थों को लेकर भारत में माहौल विपरीत होता जा रहा है। ऐसे में अल्कोहलिक कंपनी का आईपीएल जैसे मास इवेंट से जुड़े रहना उसके लिए भविष्य में नुकसानदायी हो सकता है। बेंगलोर में हुई दुर्घटना से टीम की इमेज पर भी इसका बुरा असर पड़ा है और साथ ही साथ इस घटना के बाद राज्य सरकार और टीम मालिकों के बीच कानूनी प्रक्रिया को लेकर तनाव साफ देखा जा सकता है। ऐसे में चूंकि आरसीबी ने इस बार आईपीएल की ट्रॉफी उठाई है, तो आर्थिक तौर पर यह समय सबसे उपयुक्त है टीम को बेचकर न सिर्फ मुनाफा कमाना, साथ ही साथ इस फजीहत से जान छुड़ाने का भी। खबर है कि ओनर ने आरसीबी की सेलिंग प्राइस 17,000 करोड़ रुपए की मोटी धनराशि रखी है। अब देखना होगा कि कौन इसे खरीदता है। रिटेंशन लिस्ट में विराट का नाम होना मालिकों के लिए सबसे बड़ी राहत है। इससे टीम को विराट के ब्रांड वैल्यू से काफी फायदा होगा। टीम की बिक्री को लेकर नई खबर यह है कि कांतारा और सालार जैसी फिल्मों के निर्माता होम्बाले फिल्म प्रोडक्शन की एंट्री आरसीबी के नए सहमालिकों में हो गई है। डायाजियो और होम्बाले के बीच कितने का लेन देन हुआ, इसकी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। होम्बाले, जो कि कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री जिसे सैंडलवुड इंडस्ट्री भी कहते हैं, का एक बड़ा और सुप्रसिद्ध प्रोडक्शन हाउस है, जो कि कन्नड़ा फिल्म स्टार यश की केजीएफ फ्रेंचाइजी का भी प्रोड्यूसर था। इसके अलावा खबर ये भी है कि जिरोधा के मालिक निखिल कामत, अदानी ग्रुप, जेएसडब्ल्यू ग्रुप, सीरम इंस्टीट्यूट के अदार पूनावाला और देवयानी इंटरनेशनल जैसे बड़े और नामी बिजनेस हाउस ने टीम को खरीदने में रुचि दिखाई है। द बकैती अड्डा की टीम बैंगलोर स्टैम्पेड में मानव नुकसान पर दुख प्रकट करती है और मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित करती है। जय हिंद, जय भारत।